हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ के बायोलॉजी का, है ना। ट्वेल्थ के बायोलॉजी की बात कर रहे थे और इसमें हम एक लेक्चर कर चुके हैं। वो था कौन? चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो एक लेक्चर इसका कर चुके हैं, उसको पहले जाकर देखिए, एंजॉय करिए। और ये है आपका दूसरा लेक्चर आज, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आज ऑल लैंगिक जनन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, समझिए आप, ठीक है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आपके कोई सखा बंधु है ना, तो उसको भी जो भेजिए, बताइए कि वो टीचर आए हैं जो पढ़ाते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम है अच्छा से। अच्छा, हिंदी में दोनों पढ़ाएंगे, बट दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे, बट दोनों रहेगा, लेकिन हम लैंग्वेज सिर्फ करेंगे हिंदी का, लैंग्वेज यूज करेंगे सिर्फ हिंदी का, ठीक है। आगे देखते हैं ऑल लैंगिक जनन। देखो क्या होता है, इससे पहले जो बताए थे हल्का सा बताए थे। देखो क्या होता है इसमें जो जनन होता है ना बच्चा, वो होता है एकल जनक से। सबसे पहले बात रखना है, एकल जनक, है ना। ऑल लैंगिक जनन में जो जनक होता है ना, जनक किसको कहते हैं? जो हमको पैदा करता है, जो इस दुनिया में लाता है, उसको बोलते हैं जनक, है ना। तो ऑल लैंगिक जनन जो जीव करता है ना, उसमें एकल जनक से ही जनन हो जाता है। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझो कि जैसे मानव है, तो मानव जो करता है ना, वो करता है लैंगिक जनन, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, एक मादा रहता है, एक नर रहता है ना। एक मादा और एक नर, दोनों का गैमीट, मतलब कि दोनों का युग्मक, जिसको बोलते हैं स्पर्म और ओवम, वो दोनों मिलता है, तो मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। और जब निषेचन होता है तो बनता है क्या? युग्मनज बनता है। और वही युग्मनज बनाता है क्या? जाके बाद में भ्रूण, और यही भ्रूण से बनता है क्या? बच्चा बनता है। ये होता है मानव में। पौधे में भी होता है, अगले लेक्चर में करवाएंगे। पौधे में भी होता है लैंगिक जनन। तो ये क्या है? लैंगिक जनन है ये, है ना। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्या? ऑल लैंगिक जनन। ऑल लैंगिक जनन में क्या होता है ना, एक ही युग्मक होगा, एक ही जनक होगा, जनक दो नहीं होगा, विपरीत जनक नहीं होगा। जैसे मानव में मेल फीमेल था, इसमें एक ही को युग्मक रहेगा, जनक रहेगा एक ही को, और एक ही जनक से संतति बन जाएगा। एक ही जनक से संतति बन जाएगा, मतलब एक ही जनक से बच्चे बन जाएंगे, है ना। कैसे? देखो इसमें क्या होता है, एकल जनक के युग्मक से संतति का निर्माण होता है। याद रखना इस बात को, एकल जनक के युग्मक से संतति का निर्माण होता है ना, तब इस स्थिति को बोला जाता है ऑल लैंगिक जनन, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, युग्मक बनता ही नहीं है ना। कभी कभी युग्मक बनता ही नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है, युग्मक जिसको बोलते हैं गैमीट बोला जाता है युग्मक को इंग्लिश में, है ना। तो कभी कभी गैमीट के बिना ही, मतलब कि गैमीट की अनुपस्थिति में ही ऑल लैंगिक जनन हो जाता है। मतलब कि गैमीट के अनुपस्थिति में ही, बिना गैमीट के ही बच्चे बन जाते हैं। तो ऐसे अवस्था को ही बोला जाता है क्या? ऑल लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जैसे आप देखते होंगे, उदाहरण देते हैं, आप आलू देखते होंगे। आलू में जो आँख निकलता है ना, जब आलू पुराना हो जाता है तो उसमें एक निकलता है, अंकुर निकलता, छोटा रहेगा, आप देखे होंगे। उसको बोलते हैं आलू के आँख, उसको बोलते हैं कक्षीय कलिका बोलते हैं, उसको बोलते हैं कक्षीय कलिका, बड बोलते हैं उसको, है ना। आलू को उस भाग को काट के ना आप जमीन में लगा दीजिए, मिट्टी में लगा दीजिए, उससे नया पौधा बन जाएगा। तो उसमें तो गैमीट नहीं बना, उसमें गैमीट बना क्या? नहीं, उसमें गैमीट नहीं बना, है ना। गैमीट बना समझ रहे हैं? जैसे मानव में स्पर्म जो होता है, फीमेल में ओवम जो होता है, वो उसको बोलते हैं गैमीट, उसको बोलते हैं युग्मक, है ना। तो आलू में तो युग्मक नहीं बना, लेकिन नया पौधा बन गया ना, नया संतति बन गया ना। तो इसी अवस्था में बोलते हैं क्या, कभी कभी यही बोले हैं कि कभी कभी जो है ना, गैमीट के बिना भी संतति बन जाता है, और कभी कभी गैमीट बनता भी है ना। कभी कभी गैमीट बनता भी है, वो भी हम बताएंगे इसी अलैंगिक जनन में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि एकल जनक के युग्मक से संतति का निर्माण होना कहलाता है क्या? ऑल लैंगिक जनन। या बोल सकते हैं कि कभी कभी ऑल लैंगिक जनन बिना युग्मक के ही संतति पैदा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना। इसमें एक बड़ा आपको रखना है क्या? क्लोन। क्या रखना है? क्लोन। एक वर्ड है क्लोन। ये क्या होता है सर? ये देखो क्या होता है, ऑल लैंगिक जनन में क्या होता है ना बालक, ऑल लैंगिक जनन में क्या होता है, जो संतति होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, हूबहू अपने जनक के समान होता है। क्या बोले हैं? ऑल लैंगिक जनन में जो संतति पैदा होती है वो क्या होता है, अपने जनक से, है ना। आकार और आनुवंशिकी में, किसमें बोले हैं? आकार और
आनुवंशिकी में आकार और आनुवंशिकी में क्या होता है, अपने जनक के समान होता है। आकार और आनुवंशिकी में क्या होता है, जनक के समान होता है। अगर ऐसा संतति होता है तो इसको बोलते, इस तरह के संतति को क्या बोलते हैं, क्लोन कहा जाता है, क्लोन, है ना। और ये क्या होता है, सिर्फ अलिंग जनन में ही होता है, लैंगिक में ये नहीं होता है ना। जैसे अगर आपको बोले, जैसे आप देख रहे हैं तो आप अपने माता पिता को देखिए, गौर से देखना, है ना। गौर से देखना, आप अपने माता पिता के समान होंगे, जैसे होंगे, लेकिन हूबहू एकदम सेम टू सेम नहीं होंगे। कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होगी, कुछ ना कुछ अलग जरूर दिखते होंगे, हल्का सा, है ना। अच्छा, ज़्यादा अलग नहीं दिखेगा, ज़्यादा अलग दिखेगा तब समझ लेना कि तुम्हारे मम्मी पापा में से कोई घपला कर लिया है ना। तो ज़्यादा अलग नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ भिन्नताएं होगी। तो वो क्या है, लैंगिक जनन का वो लक्षण है कि कुछ ना कुछ भिन्नताएं होंगी, है ना। जबकि अलैंगिक जनन में सेम टू सेम होता है। क्या होता है, आकार और आनुवंशिकी में जस्ट समान होता है। और ऐसे जीव को, ऐसे संतति को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, क्लोन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों बात आपको याद रखना है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या, अलैंगिक जनन के प्रकार करते हैं, मतलब कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होते हैं। देखो, ये अलैंगिक जनन जो है ना, मुख्य रूप से 5 प्रकार से होता है ना। कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले जो लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं बी। आप पहले याद करो, तुम लोग पहले याद करो, है ना। पहला हो गया बी, दूसरा भी हो गया बी, दूसरा हो गया एस, फिर हो गया एफ, फिर हो गया भी। आप ऐसा याद रखना, बी बी एस एफ भी क्या बोले हैं, अलैंगिक जनन के टाइप्स में कौन कौन याद करना है, बी बी एस एफ भी। पैसे इसको रट्टा मार लेना है, क्या क्या, बी बी एस एफ भी, है ना। तो बी बी एस एफ भी मतलब क्या होता है, पर इसको रट्टा मार लो, उसको बताते हैं क्या होता है। देखो, इस बी, जो पहला बी है, उसका मतलब हम लिखेंगे बाइनरी फिजन। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, है ना। ये जो बी, दूसरा बी है, उसको बोलते हैं बडिंग। इसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। और ये जो एस है, उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं। और एफ जो है, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, मेंटेशन। और भी जो है, इसको बोलते हैं वेजेटेटिव प्रोपैगेशन। ठीक है, वेजेटेटिव प्रोपैगेशन। तो यहाँ से ये 5 टाइप हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन कौन, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन और वेजेटेटिव प्रोपैगेशन। ठीक है, सबका हिंदी नाम सुन लो। इसको बोलते हैं द्विविखंडन। इसको क्या बोले हैं, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन को, है ना। बडिंग को बोलते हैं हिंदी में मुकुलन। इसको क्या बोले हैं हिंदी में, मुकुलन। स्पोरुलेशन जो होता है, उसको बोलते हैं बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं इसको, बीजाणु जनन। और फ्रैगमेंटेशन को बोलते हैं खंडन। इसको खंडन भी बोल सकते हैं आप, और विखंडन भी बोल सकते हैं, विखंडन भी, है ना। अब देखो, फर्स्ट जो द्विखंडन है और विखंडन है, इसमें कुछ समानता दिख रहा होगा आपको, है ना। बताते हैं क्या, कुछ समान है ना। इसमें क्या होगा ना, जीव जो है कई भाग में बट जाएगा, है ना। लेकिन इसमें जो है जीव सिर्फ 2 ही भाग में बटेगा, इसलिए ये है द्विविखंडन और ये है विखंडन। और ये जो तीसरा सबसे लास्ट है, वेजेटेटिव प्रोपैगेशन, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। इसका नाम है क्या, कायिक प्रवर्धन, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला कायिक प्रवर्धन ही है ना। सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका क्या, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार, है ना। कौन कौन, द्विविखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन या विखंडन और कायिक प्रवर्धन, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन और वेजेटेटिव प्रोपैगेशन। तो ये हो गया क्या, टाइप्स। और अब आइए करते हैं बात बाइनरी फिजन के। ठीक है, आइए करते हैं क्या होता है बाइनरी फिजन, इसके बारे में चर्चा करते हैं।
देखो इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन लिखे हैं यहाँ पे, लिखे हैं क्या, द्विविखंडन और बाइनरी फिजन। देखो जब कोई जीव सीधे सीधे अपने से अलग होकर के दो नया जीव बना ले, जब कोई जीव अपने से कट के अलग होके अपने से अलग होकर के दो नया जीव बना ले, तो इस स्थिति को बोला जाता है द्विविखंडन, है ना। क्या होता है ना, कोई जीव जो होता है, जैसे लगभग इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव लगभग, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव क्या करता है, जैसे वृद्धि किया और जब जनन की अवस्था आया ना, जब परिपक्व होगा तो क्या करता है, विभाजन कर लेता है, अपने आप में दो भागों में बट जाता है ना। इसी अवस्था को बोला जाता है द्विविखंडन, है ना। जैसे मान लो एक अमीबा है, एक क्या है, अमीबा है यहाँ पे, है ना। और अमीबा इतना बड़ा है, यहाँ पे क्या किया, ये वृद्धि किया, यहाँ पे क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा, है ना। और वृद्धि करेगा तो इतना बड़ा अमीबा बनाया होगा, क्या किया, इतना बड़ा अमीबा बनाया। अब जब ये अमीबा वृद्धि किया यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये परिपक्व हो गया, मतलब कि जनन करने के लायक हो गया, है ना। जैसे आप भी जो है 20-22 साल के बाद क्या करते हैं, जनन करने लायक हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये शादी नहीं करता, ये क्या करता है, इसको जो अंदर केंद्रक होता है ना, ये विभाजन करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, विभाजन करना शुरू कर देता है। तो ये क्या करेगा, इस तरह से दो भाग में बंटने की कोशिश कर जाएगा, मतलब कि इसका केंद्र जो है ना लंबा हो जाएगा, केंद्र जो है ना लंबा हो जाएगा, है ना। और फिर लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा, दो अलग भाग में ऐसे बट जाएगा, एक भाग ये अलग हो जाएगा, है ना, एक भाग ये अलग हो जाएगा और एक भाग ये अलग हो जाएगा, दो भाग में बट गया। तो इस तरह से किसी भी जीव का अपने बॉडी का पार्ट जो है दो भाग में अलग कर लेता है, तो इस स्थिति को बोला जाता है क्या, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, है ना। और यही में क्या करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर से वृद्धि करेगा, और ये फिर से वृद्धि करेगा, क्या करेगा, परिपक्व होगा, फिर से विभाजन कर लेगा, है ना। तो ऐसे जीव भी क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, है ना। जो विभाजन किया ना, इसको बोलता है डॉटर सेल, इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोला जाता है ना। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर इसको डॉटर सेल क्यों कहते हैं, इसको कहते हैं कि बेटी कोशिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेटी कोशिका। अब कोई बोलेगा इसको बेटा कोशिका काहे नहीं कहता है, तो नहीं कहेगा, रे बेटा कोशिका नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि ये कोशिका जो है ना, बाद में आकर क्या करेगा, वृद्धि करेगा, बाद में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके क्या करेगा, परिपक्व होगा, फिर से क्या करेगा, दो कोशिका बनाने का, अलग रखा, मतलब क्या करेगा, एक जीव से दो जीव जन्म लेगा। तो जनन कौन करता है, जनन करती है फीमेल, बच्चे पैदा करने का जो क्षमता होता है किसमें, मतलब फीमेल में, है ना। तो ये फीमेल है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटी कोशिका, डॉटर सेल बोलते हैं। फीमेल अति मत बोलना ना, सन कोशिका, बेटा कोशिका नहीं होता है ना। तो ये स्थिति होता है इसमें द्विविखंडन में, ठीक है। अब आइए करते हैं द्विविखंडन के टाइप्स। ये देखो बच्चा लोग, ये 3 टाइप के होता है ना, ये 3। अच्छा, जिसको लग रहा है कि खरीब बोल रहे हैं, तो ये जो है ना हमारे ही यूट्यूब चैनल के, आप सर्च करना जाकर कहाँ पे, टेलीग्राम में सर्च करना, वहाँ पे सर्च करना यही बाबू सोना बायोलॉजी क्लास, देख रहे हैं ना, बाबू सोना बायोलॉजी क्लास देख रहे हैं आप, टेलीग्राम में यही सर्च करना बाबू सोना बायोलॉजी क्लास, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, वहाँ से सब्सक्राइब अति कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा सारा का सारा, है ना। जो बोल रहे हैं ना सब कुछ सेम टू सेम, जो जैसे बोल रहे हैं, जैसे पढ़ा है, जो बोल रहे हैं सारा का सारा लिख के हम वहाँ पे नोट्स में रखे हुए हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा PDF के रूप में, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए ये करते हैं। बाइनरी फिजन देखो 3 टाइप्स के होता है ना। एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। ये देखो 3 प्रकार के, एक को बोलते हैं सिंपल, एक को बोलते हैं क्या, सिंपल बाइनरी फिजन, एक को बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरा जो होता है, एक को बोला है क्या, सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, है ना। पहला कौन हो गया, सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स। ये कौन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब देखो समय अंतर क्या क्या है, समझना अच्छे से। जो सिंपल बाइनरी फिजन है उसमें क्या हो जाएगा, जीव जो है ना सीधे सीधे 2 भाग में बट जाता है, उसमें कोई दिशा नहीं रहता है,
कि ऐसे लंबा कटेगा, कि चौखुट कटेगा, कि कैसे कटेगा, दो भाग में बटेगा। ये किसी भी एंगल से जो है, किसी भी एंगल से, कोई भी एंगल से दो भाग में बट जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। मतलब कि इसमें कोई एंगल नहीं होगा, है ना, इसमें नो एंगल, कोई एंगल नहीं होगा। जैसे कौन सा है सर? तो जैसे यही बताएं, जो अभी बताए हैं कौन, अमीबा। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? अमीबा। अमीबा में कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता है, कोई एंगल से नहीं कटता है, कोई एंगल से वजन नहीं होता है, कहीं से भी कट जाएगा वो, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या? सिंपल बाइनरी फिजन। जैसे हो गया कौन? एक हो गया अमीबा, और एक और होता है बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं आप क्या? जीवाणु। तो दोनों किसका एग्जाम्पल है? सिंपल बाइनरी का, सिंपल बाइनरी का, ठीक है। एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है ना कि सीधे सीधे 90 डिग्री पर, सीधे सीधे 90 डिग्री, मतलब बीच से काट दो तो दो भाग में बढ़ जाएगा और दोनों नया जीव बन जाएगा, मरेगा नहीं, नया जीव बन जाएगा, है ना। तो किसी भी जीव को बीच से काट दो, अब जैसे हमको बीच से काट देंगे तो नया जीव बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं दुनिया में जिसको बीच से काटने पर बीच से अपने आप अलग हो जाता है ना, उसको बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें कितना बनेगा? ये तो 90 डिग्री एंगल में विभाजित होगा। 90 डिग्री एंगल से क्या होगा? विभाजन होगा, अलग होगा, विभाजन होगा, या इसको बोल सकते हैं क्या? अलग होगा, है ना। तो ऐसे को बोलता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? इससे एग्जाम्पल होगा यूग्लिना। 11th में पढ़ चुके हैं हम यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना को है ना, इसका फिगर कैसे होता है? इसका फिगर कभी देखे होंगे तो आप ऐसे ऐसे होता है, ऐसे, है ना। और यहाँ से होता है इसका पूंछ, तो यहाँ से काटेंगे इसको तो दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। करता है यूग्लिना। इसकी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये क्या होता है? ये देखो लिखे हैं 90 डिग्री, मतलब कि सीधा इससे, सीधा सीधा, है ना। और ये जो है ट्रांसवर्स, इसको इस वे में, मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल से, है ना, मतलब ऐसे सीधा सीधा, ऐसे काट दे सीधा सीधा, ये, है ना। तो ऐसे से किसी जीव को अलग से, जो जीव ऐसे इस तरह से अलग होता है, उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, है ना। और ये कौन करता है सर? तो ये करता है आपका पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? पैरामीशियम जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ से ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। एक हो जाएगा पैरामीशियम और एक हो जाएगा कौन? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। ये था आपका बाइनरी फिजन, जिसको बोले हैं द्विविखंडन, ठीक है। चलिए, बाइनरी फिजन का, सॉरी, अलिंगन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट जो है वो है बडिंग। वो कौन रहेगा आपका? बडिंग। इसको बोलते हैं बडिंग। इसको बोलते हैं हिंदी में मुकुलन बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, है ना। देखो इसमें क्या होगा? जैसे एक हाइड्रा है, जैसे मान लो कि ये क्या है? ये एक हाइड्रा है ना। ये क्या है? हाइड्रा है, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका क्या? हाइड्रा। यहाँ पर टेंटेकल्स होते हैं इसके बहुत सारे, ठीक है। ये हो गया क्या? आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है ना, हाइड्रा में क्या होता है, यहाँ से जब ये परिपक्व हो जाता है ना, जनन करने लायक हो जाता है, तब क्या करता है? यहाँ से निकलता है एक मुकुल, यहाँ से निकलता है एक बड, यहाँ से निकला एक बड निकला। इसको बोलते हैं क्या? बड बोलते हैं, बड। इसी को बोलते हैं मुकुल। इसी को क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं, मुकुल। सॉरी, मुकुल नहीं, मुकुल। ये क्या निकला? बड निकला। और यही बड आगे चल कर क्या करेगा? यही बड जो है आगे चल कर क्या करेगा? फिर से ये रहेगा इस तरह से, जनक है ये, और ये क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। और अपने ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति बना लेता है, बढ़ जाता है, और अपने ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है, और इसके ऊपर भी टेंटेकल्स लग जाते हैं, है ना। और जैसे ही कोशिका भित्ति इसके ऊपर लगा तो ये जो जनक है, ये क्या है? जनक है। इससे क्या होता है? ये अलग हो जाता है ना। मतलब कि नेक्स्ट में क्या होगा? एक तो जो जनक था ये वैसे था, और ये क्या हो जाएगा? अपने आप अलग हो जाएगा। ये क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये जो था कौन था? जनक था। और ये जो बना है वो कौन बना है? संतति बना है, मतलब कि बच्चा बना है, जन्म हो गया ना। तो नए संतति का जन्म हो गया ना। तो ऐसे अवस्था को बताता है क्या? अलिंगन में से कौन हो गया? ये मुकुलन। इसको बोलते हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं? मुकुलन। इसमें क्या निकलता है? पहले मुकुल निकलता है, यही मुकुल पर कोशिका भित्ति बन जाती है, और फिर क्या होता है? बाद में कोशिका भित्ति जो बना मुकुल
अपने जनक से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, मुकुलन। तो इसमें क्या होता है, मुकुलन। कि क्या, कौन है ये, हाइड्रा है ये कौन है, हाइड्रा। इसी तरह का एक और होता है ईस्ट। आप एक करीब पढ़े होंगे ईस्ट, है ना। ईस्ट एक तरह का कवक होता है ना। ईस्ट में क्या होगा, जैसे मान लो ये एक ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक ईस्ट है। तो इसमें क्या होगा, एक बर्ड निकलेगा आगे चल के। जब ये परिपक्व हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें बर्ड निकलेगा एक, है ना। इसमें क्या होगा, एक बर्ड निकलेगा, ऐसे निकलेगा बर्ड, ऐसे। मतलब यहाँ से तो क्या निकला, इसको क्या बोले, मुकुल बोले हैं, मुकुल। जैसे इसमें निकला था वैसे निकला ना इसमें, है ना। ईस्ट में ये क्या है, ईस्ट है, एग्जाम्पल रखना है, ईस्ट, है ना। और आगे चल के जब परिपक्व पूरा हो जाएगा तो परिपक्व हो गया तो क्या निकला, ईस्ट निकला। और यही चल के आगे चल के क्या निकलेगा, ऐसे होके ये ईस्ट, ये जो बना था मुकुल, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही क्या है, मुकुल है, बड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर क्या बन जाएगा, कोशिका भित्ति बन जाएगा, है ना। और फिर आगे बढ़ के क्या बनाएगा, ये एक अलग जो जनक था वो अलग हो जाएगा, और ये जो जीव था वो अलग हो जाएगा। ये क्या बना, संतति बना। ये क्या बना, संतति। और ये कौन है, जनक। तो इस तरह से हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, दोनों में क्या होता है, जनन होता है। ऐसे जनन को बोलते हैं क्या, मुकुलन कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि मात्र कोशिका से, ये कौन है, मात्र, जो जनन करता है उसको बोलते हैं मात्र कोशिका। मात्र कोशिका से बर्ड के द्वारा, बर्ड पर जब कोशिका भित्ति बन जाती है तो अपने जनक से अलग हो जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं क्या, मुकुलन बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, है ना। और इसे जनन कौन करता है, रखना, हाइड्रा और ईस्ट, है ना। एक जीव और है जो जनन करता है ना। वो कर लेंगे किसमें, आपको इसमें। जैसे देखो, इसका फिगर बनाना है आपको, समझना अच्छे से, ठीक है। इसी में होता है, देखो देखो, तो यहाँ पे क्या बोले हैं, यहाँ पे जो मुकुल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ये जो मेन बॉडी है इसके बाहर बन रहा है। मेन बॉडी ये है ना, मेन बॉडी ये है ना, तो इसके बाहर भाग में बन रहा है मुकुलन, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, मेन बॉडी ये है और इसके बाहर में बन रहा है, बाहरी हिस्से में बन रहा है मुकुलन। तो ऐसे मुकुलन को बोलते हैं बाहरी भाग, है ना। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडिंग। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बर्डिंग। ये होता है कौन, एक्सटर्नल बर्डिंग। तो ये दोनों एग्जांपल जो है ना, कौन है, एक्सटर्नल बर्डिंग का है। और एक और होता है इंटरनल बर्डिंग होता है। एक और होता है इंटरनल बर्डिंग। अच्छा, इसका फिगर बना लो, तब तक हम करते हैं दूसरा इंटरनल बर्डिंग का, है ना। फिगर बना जाइएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं इंटरनल का। इंटरनल बर्डिंग होता है इस तरह से। बर्डिंग कितना टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया। बर्डिंग हो गया कितना टाइप का, दो टाइप का। देखो, ये था एक्सटर्नल, अब करते हैं इंटरनल। इंटरनल बर्डिंग, इंटरनल बर्डिंग, है ना। आंतरिक मुकुलन जिसको बोलते हैं। ये किस में होता है, रखना, किस में होता है ये होता है स्पंज वाले, स्पंज वाला में। जो स्पंज समुद्र में पाया जाता है ना, वो वाला स्पंज, रसगुल्ला नहीं, स्पंज समुद्र में पाया जाता है उसमें। कौन वाला स्पंज का एग्जाम्पल आता है, पॉरीफेरा। स्पंज में सबसे प्रमुख जो जीव है कौन है, पॉरीफेरा है। तो पॉरीफेरा में होता है क्या, आंतरिक मुकुलन। क्या होता है, आंतरिक मुकुलन। देखो क्या होता है इसमें, जैसे एक पॉरीफेरा का जो बॉडी होता है कैसे होता है, ऐसे होता है, इस तरह से होता है पॉरीफेरा का बॉडी। पॉरीफेरा का बॉडी किस तरह से होता है, ऐसे होता है ना। और यहाँ पे बहुत सारे छिद्र होते हैं, आप पढ़े होंगे पॉरीफेरा में या स्पंज में, है ना। इसके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसलिए इसका नाम है पॉरीफेरा। और इस छिद्र को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और यहाँ पे एक छिद्र होता है, बड़का वो छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। ऑस्टिया, ऑस्कुलम, टेंटेकल्स, ये सब पढ़े होंगे ना 11th में, है ना। तो ऐसे होता है इसका बॉडी, बहुत सारे छिद्र होते हैं, वो पूरा छिद्र होता है, भरा हुआ छिद्र होता है, छिद्र भरा रहता है इसके पूरे बॉडी पे, है ना। इसी से इसका गमन होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो 11th में पढ़ाते हैं वो सब। वहाँ पे तो नहीं करेंगे कैसे गमन करता है, यहाँ पे करना हमको बाध्य रहना क्या, ठीक है। देखो अब क्या होता है ना, इसके जो बाहरी सतह का लेयर है, ये बाहरी जो स्किन है इसका पूरा का पूरा, है ना, इसके भीतर ही बड बन जाते हैं। इसके भीतर यहाँ पे क्या होता है, एक बड बन जाता है यहाँ पे, है ना। और इसको यहाँ पे कहते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं इसको, जेम्यूल बोलते हैं, नाम रखना। इसको क्या बोलते हैं, जेम्यूल, है ना। और यही जेम्यूल परिपक्व होने पर क्या होता है, इसके बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और नया पॉलीफेरा बना लेगा, नया पॉलीफेरा बन जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, अच्छा ये देखो कहाँ पर बर्डिंग है, कहाँ पे बर्डिंग हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा था, जबकि जबकि हाइड्रा और इसमें क्या हो रहा था, बॉडी के बाहर बन रहा था। ये कहाँ पर बन रहा है, बॉडी के अंदर।
तो जो बॉडी के बाहर बन रहा था उसको बोलते हैं मुकूल, बड बोलते हैं, और जो बॉडी के अंदर बन रहा था उसको बोलते हैं जेम्यूल बोलते हैं। तो अब तक ना ये भी सवाल पूछता है कि जेम्यूल किस में बनता है, तो किस में बनता है, एक तो बनेगा बडिंग में, और अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो कौन हो जाएगा, पॉरीफेरा या स्पंज, है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है अच्छे से, है ना। यहाँ पे याद रखना कि हाइड्रा जो बताएं, हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। 11th में पढ़ाते हैं ये अच्छे से कि हाइड्रा में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन की क्षमता होती है। मतलब कि अगर उसका कोई पार्ट कट गया ना तो उसे एक नया जीव बना लेगा। हाइड्रा में, प्लैनेरिया में भर भर का ये गुण होता है ना। और बोलता है यहाँ पर सवाल बनता है कि सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है, तो वो होता है किसमें, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में होता है सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता। मतलब कि उसका कोई भी पार्ट कट के अलग हो जाएगा ना हल्का सा भी, तो उससे नया जीव बन जाएगा, है ना। ये होता है, ठीक है। तो ये था क्या, आपका मुकुलन था। ये था कौन, आपका मुकुलन। चलिए नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में है आपका क्या, बीजाणु जनन। इसको बोलते हैं क्या, बीजाणु जनन। इसको बोलते हैं क्या, स्पोर्युलेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्पोर्युलेशन। मतलब कि इसमें क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, बैक्टीरिया हो गया या अमीबा हो गया, कोई जनरली करता है बैक्टीरिया ये, है ना। कभी कभी क्या करता है ना बैक्टीरिया, जैसे अभी बोले हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, 2 भाग में बढ़ जाता है जब परिपक्व होता है तो। लेकिन कभी कभी जब बैक्टीरिया के अनुकूल परिस्थिति नहीं रहा, मतलब कि बैक्टीरिया के प्रतिकूल परिस्थिति रहा, मतलब कि उसके जनन करने लायक परिस्थिति नहीं रहा ना, तो क्या करता है, अपने ही बॉडी के अंदर में ही, अपने शरीर के अंदर में ही कई सारे केंद्रक का निर्माण कर लेता है ना। यहाँ पे देखो कई सारे केंद्रक बना लिया है इसके बॉडी के अंदर ही, है ना। बहुत क्या किया, बॉडी के अंदर बना लिया क्या, बहुत सारे केंद्रक, और प्रतिकूल परिस्थिति में ये होता है ना। और अपने ऊपर बना लेता है त्रिस्तरीय आवरण। देखो एक स्तर है ये, दूसरा स्तर ये, तीसरा स्तर, मतलब कि अपने बॉडी के ऊपर एक बनाता है क्या, त्रिस्तरीय आवरण बनाता है, त्रिस्तरीय आवरण का निर्माण करता है। और इस आवरण को कहते हैं पुटी भवन। इस आवरण को क्या कहते हैं, इस त्रिस्तरीय आवरण को क्या बोलते हैं, पुटी भवन बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन कहा जाता है त्रिस्तरीय आवरण को, है ना। ये कब होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में। जब बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है तो अपने शरीर के अंदर ही बहुत सारे केंद्रक का निर्माण कर लेता है। और जब ये प्रतिकूल परिस्थिति खत्म होता है, मतलब कि अनुकूल परिस्थिति आता है, तब ये पुटी भवन जो है, आवरण जो है त्रिस्तरीय, फट जाता है और सारे केंद्रक बाहर निकल जाते हैं। सारे केंद्रक बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, सब अलग अलग अपना कंप्लीट रूप से बैक्टीरिया बना लेता है। तो इस तरह से जन्म को बोलते हैं क्या, बीजाणु जनन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन बोलते हैं। इस तरह के जनन को क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन कौन करता है बैक्टीरिया करता है ना। और ये कब होता है, तो ये विपरीत परिस्थिति में होता है ना। तो याद रखिएगा, ये करता है कौन, बैक्टीरिया। याद रखना इसमें। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बन गया है आपको, है ना, इसको बोलते हैं आप स्पोर बोल सकते हैं। किसकी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना स्पोर बन चुका है। इसको बोलते हैं हिंदी में बीजाणु। इसके अंदर में बीजाणु बन गया है, इसको बोलते हैं क्या, बीजाणु। या इसी को अगर अमीबा है तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, है ना। इसको बोलते हैं क्या, स्यूडोपोडिया। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, स्यूडोपोडियोस्पोर। स्यूडोपोडियोस्पोर बोलते हैं, है ना। स्यूडोपोडियोस्पोर बोला जाता है इसको, है ना। तो ये क्या है, बीजाणु है, या बोल सकते हैं कि स्यूडोपोडियोस्पोर किसमें बनता है, तो बीजाणु जनन में बनता है ना। ये हो गया आपका बीजाणु जनन, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसमें एक बात तो हमको और करना है, क्या करना है, बीजाणु जनन से सवाल बनता है, बहुत बढ़िया सवाल बनता है ना। देखो बीजाणु जनन जो होता है ना, वो 3 टाइप के होते हैं, है ना। बताते हैं इसको, ये जो होता है स्पोर्युलेशन जो होता है ना बच्चा, वो 3 तरह के होते हैं, 3 तरह से होता है ना। एक को बोलते हैं चल बीजाणु, एक को बोलते हैं क्या, चल बीजाणु, एक को बोलते हैं क्या, चल बीजाणु। इसको बोलते हैं जूस्पोर। क्या बोलते हैं इसको, जूस्पोर। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं अचल बीजाणु। क्या बोलते हैं इसको,
अचल बीजाणु, इसको बोलते हैं एप्लैनोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको? एप्लैनोस्पोर। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं इसको? कोनिडिया बोलते हैं इसको, कोनिडिया। ठीक है, तो इस तरह से बीजाणु जनन स्पोरुलेशन 3 टाइप से होते हैं। कैसे कैसे? एक चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु और एक कोनिडिया। अब कैसे कैसे होता है, पहले तो आप रखना इसका एग्जाम्पल कि कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है। तो जो चल बीजाणु होता है ना बच्चा, वो होता है शैवाल, जनरली शैवाल करता है। कौन करेगा? जनरली शैवाल। और कुछ कवक भी करता है, कुछ मात्रा में कवक भी करता है ना। तो शैवाल और कवक जो जनन करता है बीजाणु जनन का कौन सा टाइप? चल बीजाणु। दूसरा है अचल बीजाणु, इसका भी एग्जाम्पल रखना। अचल बीजाणु का एग्जाम्पल जो करता है वो करता है कौन? राइजोपस। कौन करेगा? राइजोपस करेगा। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद रखना है, राइजोपस करेगा और एक और है म्यूकर, है ना। ये दोनों करेगा अचल बीजाणु का, एप्लैनोस्पोर से जनन, है ना। और एक और है कोनिडिया। इतना बार पूछा है ना ये कोनिडिया का कि हद से याद है ना, कि कोनिडिया से जनन कौन करता है, कोनिडिया प्रकार का जनन कौन करता है। तो कौन करेगा? ये कोनिडिया प्रकार से जनन कौन करता है? ये करता है आपका तुम्हारा, ये हो गया कौन? हाँ, कवक करता है, कवक। और कवक का नाम पूछता है इसमें, कवक का नाम पेनिसिलियम, पेनिसिलिया बोलते हैं इसको। पेनिसिलियम तो पता जैविक हो गया ना, पेनिसिलिया। पेनिसिलिया का नाम तो हमेशा आपको याद रखना है, इसलिए ना कि ये बहुत बार पूछ चुका है कि पेनिसिलिया जो जनन करता है किससे करता है? कोनिडिया से, हमेशा रखना। और ये भी पूछा हुआ है बहुत बार कि जूस्पोर, ऐसे लिख देगा, हिंदी लिख देगा ऐसे कि जूस्पोर क्या है बताओ। तो यही होता है, क्या होता है? बैक्टीरिया। सुनो क्या बोलते हैं, ये क्या है? बीजाणु का प्रकार है ना, ये क्या है? बीजाणु का एक प्रकार है, चल बीजाणु। ठीक है, इसमें क्या होता है? शैवाल विपरीत परिस्थिति में अपने ऊपर एक त्रिस्तरीय आवरण बनाता है जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और प्रतिकूल परिस्थिति में यही त्रिस्तरीय आवरण फट जाता है जिससे बहुत सारे शैवाल का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या? चल बीजाणु, है ना। चल बीजाणु इसको इसलिए बोला गया है ना क्योंकि शैवाल का जो बीजाणु जो स्पोर बनता है उसके अंदर, है ना, वो पानी से या हवा से किसी न किसी माध्यम से, जनरली पानी से कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है ना, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? चल बीजाणु। जो नहीं चलता है उसको बोलते हैं अचल बीजाणु। इसका नाम है क्या? कोनिडिया। इसमें शैवाल कैसे बनता है तो एक सेकंड देख लीजिए। जैसे मान लो कि ये एक शैवाल है ना, ये क्या है? एक शैवाल है, ये एक शैवाल है ना। और इसमें बन गया है ये आपका, यहाँ पे आके क्या हो गया? फूल गया, है ना। और इसी में क्या हो जाएगा? बहुत सारा बन गया, क्या बन गया? स्पोर। ये बन गया क्या? स्पोर बन गया, स्पोर। अब यही स्पोर जब प्रतिकूल परिस्थिति में है बन गया है स्पोर, जब अनुकूल परिस्थिति आएगा ना तो यही स्पोर फट जाएगा और बहुत सारे शैवाल का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ये बन सकता है, अच्छा इसके अंदर ये बन सकता है, आपको ऐसे बन सकता है ना। तो ऐसे बन जाता है क्या? शैवाल। ठीक है, आते हैं राइजोपस में। राइजोपस में कैसे होता है तो देखो, जैसे मान लो कि ये एक राइजोपस है ना, और इसके अंदर जो है ना बहुत सारा जाकर आगे जगह फूल जाता है और इस तरह से कई सारे केंद्रक बना लेता है ना। और अपने ऊपर क्या बना लेगा? त्रिस्तरीय आवरण बना लेगा, त्रिस्तरीय आवरण बना लेगा प्रतिकूल परिस्थिति में। और जब ये इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगा ना तो ये क्या हो जाएगा? फूट के सारे बाहर आ जाएंगे, है ना। और इससे बहुत सारे राइजोपस का निर्माण हो जाएगा। तो ये होता है कौन? आपका अचल बीजाणु, एप्लैनोस्पोर। और जो पेनिसिलिया है वो कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ये क्या है? पेनिसिलिया कवक है, पेनिसिलिया है ना। इसमें क्या होता है ना, यहाँ से एक निकलेगा ऐसे, दूसरा ऐसे निकलेगा, तीसरा ऐसे निकलेगा, चौथा ऐसे निकलेगा, ऐसे करके बन जाएगा बहुत सारे, है ना। और इसमें कैसे बनेगा? यहाँ पे रहता है ये पेनिसिलियम, और यहाँ पे आके बहुत सारे एक दूसरे से लग जाता है ऐसे करके, है ना। ऐसे करके क्या हो जाएगा? लग जाएगा। यही आपका क्या है? यही स्पोर है। इसमें स्पोर इस तरह से बनता है ना। और जब अनुकूल परिस्थिति आएगा तो ये सब क्या होगा? अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा बैक्टीरिया का, ये पेनिसिलियम। तो इस तरह से क्या होता है? कोनिडिया जो बनता है, इसी से को बोलते हैं क्या? कोनिडिया बोलते हैं, है ना। ये करता है कौन? जनन
पेनिसिलियम करता है, कवक करता है। तो ये सभी एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि हमेशा और हर एग्जाम में पूछा है। आप इंटर में पढ़ रहे हो, 12th बोर्ड दे रहे हो, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई अलग सा NDA वगैरह दे रहे हो, किसी भी तरह का कोई जनरल कॉम्पिटिशन कर रहा है तो वहाँ भी पूछता है सवाल ये सब, है ना। तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये हो गया क्या आपका व्याकरण जनन, ठीक है। अब हो गया व्याकरण। अब एक आते हैं चौथा, ऑल लैंग्वेज जनन का चौथा टाइप। ऑल लैंग्वेज जनन का फोर्थ टाइप कौन था? ये था कौन? फ्रैगमेंटेशन था। फ्रैगमेंटेशन जिसको बोलते हैं क्या? विखंडन, है ना। बहुविखंडन बोल सकते हैं इसको, है ना। देखो क्या होता है इसमें, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंटेशन, क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंटेशन, है ना। इसको बोलते हैं क्या? विखंडन, है ना, या खंडन भी बोलते हैं, या बहुविखंडन भी बोलते हैं। सब नाम इसी का है, ठीक है, सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, है ना। इसका एग्जाम्पल रखना, इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन है? स्टारफिश है ना। आप पढ़े ना, स्टारफिश। स्टारफिश इसका कौन है? एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा भी इसका एग्जाम्पल है ना। इसमें क्या होता है सर? तो देखो बनाते हैं एक फिगर। ये जैसे देखो, ये बन गया आपका कौन? स्टार, है ना। ये कौन बन गया? स्टारफिश बन गया। ऐसे ही होता है स्टारफिश। ये क्या बन गया आपका? स्टारफिश, है ना। ऐसे ऐसे होता है ना। ये बन गया क्या आपका? स्टारफिश, है ना। ठीक है, तो ये बन गया क्या आपका? स्टारफिश। अब ये क्या होता है ना, कहीं से भी ये कट जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे है, ये भाग इसका यहाँ से कट गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ से अगर कट गया ना तो ये भाग नया संतति बना लेगा, नया जीव बना लेगा, नया जीव बन जाएगा, ठीक है। ये भाग कट गया तो नया जीव बना लेगा, ये भाग कट गया तो नया जीव बना लेगा, है ना। तो ऐसे होता है क्या? बहुविखंडन। इसको बोलते, ये कई भाग में बढ़ जाता है ना, पूरे भाग में कर कहीं भी भाग में बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं बहुविखंडन, फ्रैगमेंटेशन। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है अच्छे से। बहुत सारा एग्जाम्पल इसका है, तो कम से कम जितना एग्जाम्पल लिखा, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कम से कम, वो तो आपको हमेशा याद रखना ही है, ठीक है। हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज करेंगे हम, कर रहे थे क्या, जीवों में जनन चैप्टर कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर, है ना। 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जीवों में जनन, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और इसी का अगला पार्ट है आपका कायिक प्रवर्धन। लैंगिक जनन का कर चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कर चुके हैं, और उसका जो बाकी बचा पार्ट है वो है कौन? कायिक प्रवर्धन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? कायिक प्रवर्धन। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, है ना। यही करने हैं आपको, अपन को क्या, अलैंगिक जनन में, है ना। उसका अगला पार्ट ये है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चा, क्या होता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहले तो बात करेंगे इसकी, उसके बाद बात करेंगे किसकी? इसके टाइप्स की, किस किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे क्या लिखे हैं, इसका अगर आपको बोले बोर्ड में एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखने के लिए कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताओ, इसका परिभाषा बताओ, तो क्या करना है आपको? जो मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको सब सेम टू सेम लिखना है अपने कॉपी में लिख के, है ना। देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट है ना कि पौधे का कोई भाग काटकर अलग कर देने, पौधे का कोई भाग काटकर अलग कर देने पर, काट के क्या किए? अलग कर दिए, कर देने पर नया पौधा बनना, पौधे का कोई भाग काटकर अलग कर देने पर नया पौधा बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। सीधे सीधे बात है कि पौधे का कोई भाग के काट दो और उसको अलग करके मिट्टी में डाल दो, है ना। तो अगर उससे नया पौधा बन जाता है
तो ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है क्या, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, है ना। आप जैसे देखो, आप लोग सब लगाए होंगे क्या, गुलाब। गुलाब के टहनी को, उसके ब्रांच को क्या करते हैं, काट के अपने घर में ला के मिट्टी में लगा देते हैं, तो उसका टहनी से एक नया पौधा बन जाता है। तो पौधे का कोई भाग काट के अलग करके लगा दिया ना मिट्टी में, नया पौधा बन गया ना, तो उसी को बोला जाता है क्या, कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको क्या होता है, पौधे के किसी बॉडी से, पौधे के किसी काया से, है ना, उसका अलग कर देने पर उसको नया संतरी बना लेता है। इसीलिए इसका नाम है क्या, कायिक प्रवर्धन, क्योंकि पौधे के काया से, पौधे के शरीर से उसका नया पौधा बन जाता है ना। ये किस में है, अलिंगन का ही एक प्रकार है, क्योंकि अलिंगन में क्या बताए हैं, अलिंगन में ही कहता है कि संतति की उत्पत्ति जो होती है, संतति का जनन होता है, वो क्या होता है, एकल जनक से होता है। इसमें क्या हो रहा है, एकल जनक से हो रहा है। एक पौधे लिए, उसका ब्रांच काटे, नेक्स्ट मिट्टी में लगा दिया, वो हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या है, डेफिनेशन है। देखना फिर से डेफिनेशन कर देते हैं। पौधे का कोई भाग काटकर अलग कर देने पर नया पौधा बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बस इतना सा आपको लिखना है, आपका 2 नंबर पक्का है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगेगा कि क्या सिर्फ पौधे के ब्रांच से ही कर सकते हैं, स्टेम से ही कर सकते हैं, नहीं, पौधे के और भाग से भी होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखे हैं हम, कायिक प्रवर्धन पौधे के तना, पत्ती, जड़, ये सब द्वारा होता है ना। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा, तना द्वारा होगा, पत्ती द्वारा हो सकता है और जड़ द्वारा हो सकता है। मतलब कि किसी पौधे में तना को अलग काट देने पर अलग पौधा बन जाता है, किसी पौधे में जड़ को अलग कर देने पर उससे नया पौधा बन जाता है, और किसी पत्ती में एक पत्ती से ही नया पौधा बन जाता है ना। तो ये सारे तरीके हैं कायिक प्रवर्धन के, कौन कौन से, तना से, पत्ती से और जड़ से, ठीक है। इसी में एक भाग होता है, एक वर्ड है तुमको ये, कायिक प्रवर्धन, है ना। ये कायिक प्रवर्धन नहीं, कायिक प्रवर्ध है ये, है ना। इसको बोलते हैं क्या, कायिक प्रवर्ध बोलते हैं इसको, है ना। ये इसको बोलते हैं प्रोपेग्यूल बोलते हैं कायिक प्रवर्ध, है ना। अब ये क्या है, देखो अभी हम बोल रहे थे कि गुलाब का एक पौधा है, उससे उसका ब्रांच काट लिया, तो गुलाब के पौधे से जो कटा हुआ गुलाब का पौधा लिए ना, छोटा स्टेम काट के, जैसे ये गुलाब का स्टेम है, इसका ये भाग यहाँ से हम काट लिए और इसको जाके मिट्टी में लगा दिए, है ना। तो ये जो कहलाएगा, जो कटा हुआ भाग जिससे नया संतति बनता है, जिससे नया पौधा बनता है, इस भाग को बोला जाता है कायिक प्रवर्ध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रोपेग्यूल है। तो ये जो बचा हुआ आपका कटा हुआ भाग है, जो नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। मतलब क्या हो जाएगा, अगर बोल दे आपसे कोई कायिक प्रवर्ध क्या है, तो क्या लिखना है, ये लिखना है कि पौधे का अलग किया गया भाग, जो भाग अलग कर दिए हैं, पौधे का अलग किया गया वैसा भाग जो नई संतति पैदा करने की क्षमता रखता है ना। अगर इसको हम अलग कर दिए, इससे नया पौधा बन रहा है, बनने की क्षमता इसमें है, तभी इसको बोलेंगे क्या, कायिक प्रवर्ध, है ना। और इसका एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे। अगर आपके आसपास में कोई किसान गन्ना लगा रहा है, तो गन्ना का क्या करते हैं, गन्ना के टहनी को, जहाँ पे उसका अथी होता है, बीच में इंटरनोड होता है, जहाँ पे उसको बोलते हैं क्या, नोड होता है, बीच में जो गांठ होती है ना, गांठ, उसको बोलते हैं नोड, वही भाग काट के लगा देता है, तो नया पौधा बन जाता है। तो क्या हुआ, स्टेम से नया पौधा बन जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल अभी दिए हैं गुलाब का। कभी कभी अगर आपके घर के आसपास में कहीं पे होगा 10 बजिया फूल, जिसको बोलते हैं आप, उसको जाकर लगा के देखिए 10 बजिया फूल को, तो भी क्या हो जाएगा, नया पौधा बन जाएगा उसके स्टेम से, है ना। एक है आलू क्या है, स्टेम है। आलू जो खाते हैं आप, वो फल नहीं है, वो जड़ नहीं है, ना कि मिट्टी में लगता जड़ है, नहीं, वो जड़ नहीं है, वो स्टेम है, तना है। वो क्या है, रूपांतरित तना है, जिसमें भोजन जमा करने की वजह से वो तना फूल गया है ना। तो वो क्या होता है, आलू भी देखते होंगे, जो आलू पुराना हो जाता है ना, तो उससे आँख निकलता है। उस आँख वाले पार्ट को आलू के से काट के अलग करके नया पौधा नया मिट्टी में लगा देंगे ना, तो अलग पौधा बन जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आते हैं इसमें, है ना। एग्जाम्पल करेंगे अभी। तो ये आप देख लिए हैं क्या, कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहाँ कहाँ पे होता है, और कायिक प्रवर्ध क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और अब हम करेंगे कायिक प्रवर्धन के टाइप्स, है ना, कि कायिक प्रवर्धन कितने कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इसमें से पहला जो टॉपिक है आपको पढ़ना है तना वाला, है ना। अलग अलग से करेंगे सबका, कि तना से पहले होता है, उसके बाद पत्ती से होता है, उसके बाद क्या क्या होता है, उसके बाद सिलवाज करेंगे। पहले क्या करना है आपको, तना से जनन करने वाले पौधे, क्या बोले हैं, तना से, ऐसे लिख देते हैं, तना से जनन
करने वाले पौधे, है ना, ये कौन कौन होता है? ठीक है, स्टेम से इसको क्या बोलते हैं? स्टेम से जनन करने वाले पौधे, मतलब कि स्टेम से ही जनन कर लेगा वो, है ना। तो देखो स्टेम कई टाइप के होते हैं। स्टेम से जनन करने वाले पौधे जो तो होते हैं ना, कई टाइप्स के होते हैं। उसमें से जो पहला आपको याद रखना है ना, वह रखना है ये आपको ट्यूबर जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट में रखना है आपको क्या? इसको कंद कहते हैं बच्चा, कंद। ट्यूबर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों याद रखना है। ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो खाली हिंदी याद रखिएगा, इसलिए कि ना कि जैसे यहाँ पे लिखा है कंद को, तो कोई जरूरी नहीं है कि कंद ही लिखेगा। ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ट्यूबर। तो एग्जाम्पल क्या करेगा ना, ऐसे लिख देगा ये देखो ट्यूबर। तो हिंदी में देखिएगा तो ये दिखेगा ट्यूबर, और इंग्लिश में लिखा रहेगा ऐसे, कंद रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कम से कम इंग्लिश याद रखना कि ट्यूबर ही कंद है। ठीक है, अब देखो ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? ट्यूबर का एग्जाम्पल हो जाएगा कौन? आपका आलू। ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? आपका आलू। आलू जो स्टेम है वो कैसा स्टेम है? तो ट्यूबर टाइप का स्टेम है। क्या होता है इसमें? इसमें जो जड़ जो होती है, सॉरी स्टेम जो होती है ना, इसमें स्टेम जो होता है आलू का भूमिगत स्टेम है वो, है ना, वो जड़ नहीं है, स्टेम है। वो स्टेम जो है ना, आलू जो है वहाँ पे अपना भोजन जमा करता है मानव से छुपा के, क्या मानव खा ना ले उसको, है ना। तो मानव से छुपा के उसको क्या करता है? अपना भोजन को जमा करता है ना। लेकिन वही क्या होता है, भोजन जमा करने के अवस्था में वो फूल जाता है, सूज जाता है। वही फूला हुआ भाग को हम बोलते हैं क्या? ये आलू है ना। और उसी आलू से कुछ दिनों बाद जो है आँखें निकलती है, इसको बोलते हैं आँख, है ना। उसको क्या बोलते हैं? आलू के आँख भी बोलते हैं, है ना। तो आलू में जो निकलता है ना कलिका, उसको आँख कहते हैं या कलिका भी कहते हैं उसको, है ना। तो आलू के आँख को अलग कर देने पर, उसका काटा हुआ भाग अलग कर देने पर उससे नया पौधा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आलू का। ठीक है ना, आ जाना। कंद क्या है? तो भूमिगत तना है जो भोजन जमा करने की वजह से फूल गया है ना। भूमिगत तना है जो भोजन जमा करने की वजह से फूल जाता है, वही है क्या। आपको सिर्फ एग्जाम्पल रखना। देखो एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो एनसीईआरटी में है उतना ही एग्जाम्पल कर लो, बहुत काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो दूसरा है, जो दूसरा एग्जाम्पल है स्टेम का ही करेंगे पहले, है ना। दूसरा टाइप का जो स्टेम है वो है, ये पहला हो गया कंद और दूसरा होता है प्रकंद। दूसरा होता है प्रकंद। इसको बोलते हैं राइजोम। इसको क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं, है ना। इसको बोला जाता है क्या? राइजोम बोलते हैं। राइजोम, सॉरी, राइजोम, है ना। ये हो गया। देखो कहीं कहीं पे प्रकंद नहीं भी लिख देगा, आपको क्या लिख देगा? इस तरह से लिख देगा, राइजोम लिख देगा ऐसे। तो हिंदी में दिखेगा आपको राइजोम, ये राइजोम, और इंग्लिश में दिखेगा आपको ये राइजोम। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना, प्रकंद को ही राइजोम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्या है? ये भी भूमिगत तना ही है ना। अच्छा ये स्टेम में था, स्टेम का भी टाइप कर लेते हैं। स्टेम में जो ये बता रहे हैं ना, ये भूमिगत तना है। ये क्या है? भूमिगत तना। इसमें जितने भी तना करेंगे ना सारे भूमिगत के, मतलब कि भूमि के अंदर तना रहेगा, है ना। पहले कौन जा गया? भूमिगत तना में कंद, जिसको एग्जाम्पल है कौन? आलू। दूसरा कौन है? प्रकंद, जिसको बोलता है राइजोम। देखो अब राइजोम भी क्या है? भूमिगत तना ही है ना। इसका एग्जाम्पल कौन होता है? ये भी इसी टाइप का है ना। लेकिन देखो इसमें स्पष्ट रूप से, आलू में स्पष्ट रूप से गांठ नज़र नहीं आता है। आलू में स्पष्ट रूप से गांठ नज़र नहीं आता, पूरा चिकना होता है। लेकिन इसमें राइजोम में जो है ना स्पष्ट रूप से उसमें गांठ नज़र आता है, उसमें नोड नज़र आता है ना। उसको नोड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गांठ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखो एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है तो आ रखना आदि। आदि को अगर आप देखे होंगे, आदि को ही अदरक भी कहते हैं। आदि को ही क्या कहते हैं? अदरक। अदरक को कभी अगर आप गौर से देखे होंगे तो इसका ऐसे कुछ पार्ट रहता है ना। कुछ पार्ट इस तरह से रहेगा, कुछ पार्ट ऐसे रहेगा, मतलब किसी भी आकार में आदि रह सकता है ना। इसका कोई डेफिनेट शेप होता तो नहीं है ना। तो किसी भी तरह से बना दो। और इसमें जो है ना इस तरह से गांठ रहता है। कभी अगर आप गौर करना तो इस तरह से क्या रहता है? इसमें गांठ रहता बना हुआ। ठीक है, कभी गौर करना, है ना। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका स्पष्ट गांठ आदि में, है ना। तो जहाँ पे इसका गांठ निकला हुआ है ना, गांठ यहाँ पे
नोड, यहीं से इसका एक निकल जाता है क्या, बड, जिसको बोलते हैं क्या, कलिका। और इसी बड को यहाँ से काट के इसको अलग करके लगा देंगे ना मिट्टी में, तो यहाँ से नया पौधा बन जाएगा। तो ये प्रकंद टाइप का कौन सा यहाँ पर, अदरक हो जाएगा, अदरक है ना, अदरक हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसके अलावे, अदरक के अलावे आपका और भी सारा एग्जाम्पल है, जैसे आपका होता है कौन, हल्दी। हल्दी भी कभी देखे होंगे आप, तो इसी तरह का रहता है। तो अदरक हो गया, हल्दी हो गया, और एक और अदरक ना, केला। केला में जनन जो होता है ना, कभी कभी देखना ना कि एक केला रहेगा ना, तो उसके जस्ट बगल से एक और केला का पेड़ निकल जाएगा, है ना। तो दूसरा केला नहीं है, वो उसी के स्टेम के, मतलब भूमिगत स्टेम जो है, उसी से नया केला का पौधा बन जाता है ना। तो उसका केला भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और कभी अगर आप देखे होंगे बांस में, बसेड़ी में कभी गया होगा नरे मुन्ना, है ना, या मुन्नी जो भी है ना, तो बांस का क्या होता है ना, जैसे बांस इसका भी एग्जाम्पल है ना, जैसे देखे होंगे कभी आप बांस, ये बांस है ना, और इसमें बहुत सारा रहता है क्या, नोड रहता है। ये पोर दिखता है ना आपको बांस, उसका नोड है ना। तो ये भूमि में के अंदर भी रहता है कुछ दूर तक, भूमि को कुछ दूर अंदर तक भी रहता है। तो यहाँ से जो निकलता है, यहाँ पे निकलता है इसका बड, ये भूमि के अंदर का पार्ट है ना, यहाँ से बड निकला और यहाँ से नया बांस निकल जाएगा, यहाँ से नया बांस निकल जाएगा, धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, है ना। तो ये जो बन रहा है बांस, ये इसी के स्टेम से निकला हुआ भाग है ना। तो ये क्या है, ये भी क्या है, इसी का स्टेम है। तो क्या बोले, प्रकंद में क्या दिखेगा आपको, स्पष्ट रूप से नोड दिखता है, जबकि कंद में स्पष्ट रूप से नोड नहीं दिखता। आलू बच्चे का दिखता है, ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से नोड नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन नोड होता है, ऐसा नहीं है। स्टेम का लक्षण है नोड होना, ठीक है। चलिए, इतना सारा एग्जाम्पल आपको रखना है प्रकंद। प्रकंद कौन कौन, आदि, हल्दी मतलब अदरक, हल्दी, केला और बांस, ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ अच्छे से, इस सब को आपको अच्छे से याद रखना है। कम से कम जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं बच्चा, उतना तो हर हाल में याद रखना है। अगर हो सके अधिक तो अधिक भी याद करिए, लेकिन बहुत है, काफ़ी, इतना जब जितना बता दिए ना, एनसीईआरटी फालतू कोई पूछता नहीं है ना, एग्जाम्पल वगैरह, तो इतना कर लो, आपका काम फतेह है, ठीक है। ये हो गया प्रकंद। दूसरा टाइप का ये कर रहे हैं कौन, भूमिगत तना, तना में से भूमिगत तना कर रहे हैं ना। और तीसरा जो है, तीसरा स्टेम जो भूमिगत तना है, वो है आपका, जिसको बोलते हैं बल्ब, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, बल्ब बोला जाता है इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोल सकते हैं आप, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसको बल्ब ही कहते हैं, है ना, बल्ब। अब देखो, कभी ना कभी देखा होगा तुम लोग, क्या क्या देखा होगा इसमें, देखा होगा तुम प्याज, प्याज और लहसुन जरूर देखा होगा तुम लोग, है ना, लहसुन सब देखा होगा, लहसुन और प्याज, है ना। तो लहसुन, अच्छा यहाँ सवाल क्या क्या बनता है, सुनो। लहसुन और प्याज में कभी अगर खाए होंगे या देखे होंगे या कभी अनुभव किए होंगे, तो प्याज को पहले करते हैं, प्याज का छिलका हटाता है, छिलका, उससे कई सारे छिलके निकल जाएंगे। तो ये छिलका निकल रहा है ना, वो क्या है, फल नहीं है वो, है ना, वो स्टेम भी नहीं है, वो स्टेम भी नहीं है, वो पत्ती है रे मुन्ना, पत्ती है वो क्या है, जो आप खाते हैं ना प्याज, तो पत्ती खाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च उसमें भर के जमा रहता है, या बोल सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या रहता है, जमा रहता है, उसी को हम लोग खाते हैं, है ना। तो अगर सवाल पूछता है ना कि प्याज की कौन से भाग को खाते हैं, ऑप्शन रहेगा फल को, फूल को, जड़ को, तना को, किसको, तो क्या हो जाएगा, उसके हम क्या खाते हैं, गुद्देदार पत्ती को खाते हैं, है ना, पत्ती को खाते हैं, उसमें क्या खाते हैं, गुद्देदार पत्ती को। फ्लैसी लीफ खाया जाता है इसका, लहसुन और प्याज दोनों का, फ्लैसी लीफ, याद रखना इसको, है ना। और जन्म करता कैसे, देखो, अगर कभी तुम लोग प्याज देखा होगा ना, कभी प्याज देखा, यहाँ मान लेते हैं फिगर, तो प्याज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ऐसे रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा, है ना, और इसमें कई सारे छिलके रहेंगे इस तरह से, है ना, बीच में रहेगा, और यहाँ पे इसका ये भाग जो रहेगा, ये भाग पूरा कठोर रहेगा, कभी देखना गौर से, और इसमें कुछ रूट्स निकल, जड़ निकल रहेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है प्याज। तो देखो, जड़ जो नीचे निकला हुआ भाग है ना, ये इसका जड़ है, ये इसका रूट है ना। ये कठोर भाग यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कठोर भाग दिख रहा है, ये इसका स्टेम है, यही इसका क्या है, स्टेम है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या है, यही है आपका गुद्देदार पत्ती, ये क्या है आपका, गुद्देदार पत्ती है रे, गुद्देदार पत्ती, इसको बोलता है फ्लैसी लीफ, है ना। इसी को हम खाने के रूप में यूज करते हैं। और आगे जो बढ़ता है, कभी कभी देखा हो तुम लोग, संधा जो बन जाता है ना, तो ये भी क्या है, ये इसका पत्ती है, और इसके ऊपर जाके यहाँ पे बन जाता है, इसका फूल बन जाता है, जिससे
लैंगिक जनन भी करता है। जब फूल बनेगा ना तो इससे क्या बनता है, उसमें बीज बनता है, तो वहाँ पे लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन भी करता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लैंगिक जनन नहीं करता है, लेकिन कायिक प्रवर्धन भी करता है ना। क्या होगा, यहाँ से इसको काट के है ना, इस वाले भाग को काट के अलग लगा देंगे ना तो नया पौधा बन जाएगा, है ना। तो ये है इसका एग्जाम्पल, लहसुन प्याज दोनों में, ठीक है। तो याद रखना यहाँ से क्या होगा, बल्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा लहसुन और प्याज। तो कम से कम एग्जाम्पल तो आपको हर हाल में याद रखना ही है। कंद का आलू हो जाएगा, परकंद का अदरक हल्दी केला बांस हो जाएगा, और बल्ब का कौन हो जाएगा, प्याज और लहसुन। तो इतना एग्जाम्पल आपको यहाँ से याद रखना है अस्टेम में, ठीक है, अस्टेम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या अच्छा, इसी से एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। एक होता है ना बच्चा, एक होता है अपस्थानिक जड़, एक क्या बोलते हैं, अपस्थानिक तना बोलते हैं इसको। अपस्थानिक जड़ भी बोल सकते हैं, जड़ बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। मतलब कि देखो ये जो रूट होता है ना, मतलब कि स्टेम को मतलब कि जो है ना पृथ्वी में ना रह के कहीं और रहेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, है ना। जैसे कभी आप देखेंगे बरगद में क्या होता है ना, उसके ब्रांच से एक निकलता है रूट, है ना, और वो निकलता क्या, रूट निकलता है, वही रूट जाके लग जाता है मिट्टी में, और उसी मिट्टी से जहाँ पर लगा है वहीं से एक नया पौधा बन जाता है फिर से, है ना। या तो बन जाता है या नहीं भी बन सकता है ना। तो ऐसे इसको बोलते हैं अपस्थानिक रूट। तो जनन इससे भी होता है ना, लेकिन इससे सवाल जल्दी नहीं बनता है, तो कम से कम इतना आपको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है ना। तो ये हो गया अस्टेम का आपका भूमिगत तना हो गया, मतलब कि भूमि के अंदर तना से जो जनन करता है ना पौधा, वो सब इस तरह से जनन करता है। ये हो गया आपका अंडरग्राउंड स्टेम जिसको बोलते हैं, भूमिगत तना जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल जो आपको है वो है कौन, अस्टेम का ही कर रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं, अभी अस्टेम का ही है, वो है अर्धवायवीय तना। इसको इतना बार पूछा हुआ एग्जाम में है ना कि हद से ज़्यादा, है ना। इसको बोलते हैं क्या, अर्धवायवीय तना बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब एरियल स्टेम। क्या बोलते हैं इसको, सब एरियल स्टेम बोलते हैं, अर्धवायवीय तना बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अर्धवायवीय तना जो होता है, जिस तरह से उसमें भूमिगत तना बताए थे वो 3 टाइप का था, ये भी 3 टाइप का है ना। इसका पहले नाम सुनो, नाम याद रखना है पहले, ठीक है। देखो 3 टाइप का ये भी होता है ना। अगर हम बात करें सबसे पहला कौन होता है, तो जो सबसे पहला होता है वो होता है भूस्तरिका। इसको क्या बोलते हैं, भूस्तरिका बोलते हैं इसको, है ना। इसी को बोलते हैं आप इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, ऑफसेट। क्या होता है ये समझो, ये क्या हो गया, अर्धवायवीय भूस्तरिका फर्स्ट हो गया कौन, ऑफसेट, ठीक है। देखो समझो बात को, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कि एक है ये पौधा है कोई, है ना, पौधा कौन सा लेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल जो है वो है कौन, जल हाइसिंथ। कौन है, जल हाइसिंथ इसका एग्जाम्पल है ना। इसी को बोलते हैं क्या आप इंग्लिश में, वाटर हाइसिंथ। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर हाइसिंथ, है ना। अच्छा, इसी का नाम याद रखना, इसी को बोला जाता है बंगाल का आतंक। इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसलिए ना इसको भी याद रखना, बढ़िया बात है ये, है ना। इसलिए कि ये जनरली जल में होता है, जनरली का जल में ही होता है ना। और जल से क्या करता है ना, ये जल में जहाँ पर जिस भी जल में रहे, जहाँ पे जलाशय रहेगा, जैसे पोखर में रहा, तो वहाँ के जो जल का ऑक्सीजन है ना, जिसको जलीय जीव लेते हैं, जैसे मछली वगैरह हो गया, कोई और जीव वगैरह रहा है जल में, है ना, जलीय जीव, उस वहाँ से ऑक्सीजन खींच लेता है, तो वहाँ के जलीय जीव क्या होता है, मर जाते हैं। जलीय जो एनिमल जो जिसको ऑक्सीजन लेता है वो क्या होता है, मर जाता है ना। इसी कारण से जहाँ पे जिस भी पोखर में, जिस भी तालाब में, जिस भी जलाशय में ये जलाशय रहेगा ना, वहाँ पे जलीय जीव मर जाते हैं। हाँ, और बहुत तेज़ी से फैलता है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब कि आज देखे कि इतना बड़ा है तो कल जाके इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब कि बहुत तेज़ फैलता है, इतना तेज़ फैलता है ना कि इससे फास्ट कोई स्टेम कोई पौधा बढ़ता ही नहीं है
है ना, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पूरे मतलब एरिया को कवर कर लेता है ना। इसी कारण इसको बोला जाता है क्या, बंगाल का आतंक बोला जाता है। एक तो जलीय जीव को मार भी रहा है और बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, बंगाल के आतंक। अच्छा, बंगाल का आतंक ही क्यों, बिहार का आतंक क्यों नहीं, यूपी का आतंक क्यों नहीं? तो इसलिए कि बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है ना मुन्ना, सुंदरबन डेल्टा में ये अधिकतर पाया जाता है ना, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, बंगाल का आतंक। ठीक है। अच्छा, होगा इसमें क्या कैसे, तो देखो इसमें जो है ना वाटर हाइसिंथ में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जल का आवरण है, यहाँ पे क्या है, जल का आवरण है ना, और यहाँ पे रहेगा आपका क्या, वाटर हाइसिंथ। यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर हाइसिंथ रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या क्या रहेगा, स्टेम रहेगा, और इसका यहाँ पे रहेगा रूट नीचे में। ठीक है। अब देखो यही स्टेम यहाँ से ही, यही स्टेम जो है, यही स्टेम जो है यहाँ से निकल के, यही स्टेम यहाँ से निकल के जस्ट पानी के ऊपर आता है, जस्ट पानी के ऊपर रहेगा, है ना। यही स्टेम क्या करता है, जैसे जस्ट पानी के ऊपर आता है, और यहाँ आके क्या करता है, बना लेता है रूट, मान लिया क्या, बना लिया रूट, और यहीं से फिर से पत्ते निकल जाएगा, नया पौधा बन गया, है ना। तो ये जस्ट जल के ऊपर रहता है, सतह पर रहता है इसका स्टेम, है ना। और ऐसे स्टेम को बोला जाता है क्या, भूस्तरीय का ऑपोजिट बोला जाता है। वैसे स्टेम जो जल के सतह पर रहता है, जल के ऊपर रहता है, वैसे स्टेम को क्या बोलते हैं, ऑपोजिट बोलते हैं, भूस्तरीय का बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बढ़िया रखना, जल हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, है ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखो, इसी तरह से आगे बढ़ता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से रूट निकले, सॉरी स्टेम निकलेगा, और आगे जाके फिर यहाँ पे रूट बना लेगा, रूट बनाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से बना लेगा पत्ती वगैरह, पत्ती फूल वगैरह बना लेगा, है ना। तो इस तरह से पूरी जल्दी जल्दी फैल जाता है। ठीक है, ये है कौन, वाटर हाइसिंथ। इसी का एक एग्जाम्पल और रखना है, ये तो हो गया कौन, जल हाइसिंथ बोले, है ना। एक इसी का एग्जाम्पल रखना, पिस्टिया, कौन रखना है, पिस्टिया एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से रखना है ना, कि भूस्तरीय का टाइप से जनन कौन करता है, तो जल हाइसिंथ और पिस्टिया। कम से कम ये दो एग्जाम्पल तो आपको हर हाल में याद रखना है, पिस्टिया और क्या बोले हैं, जल हाइसिंथ। ये हो गया आपका अर्धवायवीय तना का फर्स्ट नंबर, है ना। अब आइए सेकेंड नंबर, अर्धवायवीय तना का करते हैं कौन, सेकेंड नंबर, है ना, सेकेंड नंबर। ये हो गया कौन, भूस्तरीय का। अब दूसरा जो है, दूसरा स्टेम है, वो है आपका अंतः भूस्तरीय का। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा, अंतः भूस्तरीय से पहले कर लेते हैं हम, अंतः भूस्तरीय से पहले हम कर लेते हैं इसको ऊपरी भूस्तरीय को। किसको कर लेते हैं, ऊपरी भूस्तरीय। क्या कर लेंगे, ऊपरी भूस्तरीय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रनर। क्या बोलते हैं मुन्ना, रनर बोलते हैं, रनर। ऊपरी भूस्तरीय का इंग्लिश में क्या कहते हैं, रनर, है ना। देखो बच्चा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप फील्ड जरूर गए होंगे, या तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या दोस्तों के साथ, या कहीं टाइम पास करने गए होंगे फील्ड वगैरह, वहाँ पे बैठे होंगे, घास को नोचे होंगे। तो घास को नोचना है ना, तो उसमें गौर से देखना, क्या देखेगा उसमें दिखेगा ना कि भूमि पे, यहाँ पे जैसे मान लो ये भूमि है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे यहाँ पे है क्या, आपका भूमि, ठीक है। और भूमि के जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है क्या, आपका यहाँ पे लगा हुआ है आपका पत्ती लगा, मतलब घास है यहाँ पे क्या है, घास है, इस तरह से घास है, ठीक है। अब इसी का यहाँ पे रूट इसका हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, और इसी की जस्ट सतह पर, मतलब कि भूमि के सतह पर ही एक स्टेम जो है कुछ दूर जाके यहाँ पे अलग पौधा बना लेगा। यहाँ पे क्या है, अलग पौधा बनाया हुआ है ना। फिर यहाँ पे बना लिया क्या, जड़ बन गया। फिर थोड़ा दूर जाके भूमि पर ही, भूमि के सतह पर यहाँ पे बना लिया रूट, मूल बना लिया, और यहाँ पे फिर नया पौधा बना लेगा, है ना। तो इस तरह के स्टेम को बोला जाता है क्या, ऊपरी भूस्तरीय का। देखो, ऊपरी भूस्तरीय का और ऑफसेट में सिर्फ अंतर इतना है कि ऑफसेट जो होता है, भूस्तरीय का जो होता है, वो जल में होता है, जल के सतह पर होता है, और ऊपरी भूस्तरीय का जो होता है, जो रनर होता है, वो मिट्टी पर होता है, स्थल पर होता है ना। बाकी रहता दोनों सतह पर ही है, वो जल के सतह पर और ये मिट्टी की सतह पर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, घास इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, घास, ठीक है। घास में से अगर पूछ दे कौन घास, तो आप देख लेना दूब घास, दुभी घास जरूर देखा होगा सब, दूब घास को बोलते हैं क्या, दुभी घास, है ना। इसी का साइंटिफिक नेम है
साइनोडोन टेक्टिलोन, इसका नाम क्या है? साइनोडोन। इसी का साइंटिफिक नेम कहीं अगर आपसे पूछ दे, साइनोडोन टेक्टिलोन, दूब घास का साइंटिफिक नेम है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है। आधा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? भोजतरी का एग्जाम्पल है रे मुन्ना, यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? भोजतरी का एग्जाम्पल, ठीक है। और अब बात करते हैं लास्ट के, कौन कौन हो गया? भोजतरी का हो गया, ऊपरी भोजतरी का हो गया, और एक और बच रहा है लास्ट में, उसको कर लेते हैं, कहाँ पे कर ले? नीचे में दिख रहा है, तीसरा कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। एक जो बच गया उसको बोलते हैं अंतः भोजतरी का। इसका क्या बोलते हैं? अंतः भूस्तरिका कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्या? अंतः भूस्तरिका बोलते हैं इसको, शक्कर बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको? शक्कर। अंतः भूस्तरिका को क्या बोला जाता है? शक्कर बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा समझना, कहाँ बता दे, यहाँ पर दिख जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ये मिट्टी है आपका, मिट्टी है ना, ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पे क्या है? एक पौधा है, ठीक है। और ये इसका क्या है? स्टेम है, ठीक है। ये इसका क्या है? स्टेम है। थोड़ा सा स्टेम नीचे की ओर गया होता है, मतलब मिट्टी में गया हुआ होता है ना। और यहाँ पे इसका क्या है? जड़ है। ये जो बनाया इसका जड़ दिख रहा है। अब ये स्टेम जो दिख रहा है, ये स्टेम यहाँ से निकलता है, यहाँ मिट्टी में ही, मिट्टी के थोड़ा सा अंदर ही, है ना। और ये क्या है? स्टेम का भाग है। यही स्टेम यहाँ पे आके क्या बना लेगा? नया पौधा बना लेगा, नया पौधा बना लेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से बनेगा क्या? स्टेम और जड़। तो इस तरह से होता है कौन? अंतः भूस्तरिका, मतलब थोड़ा सा अंदर भूमि में है, इसको बोलते हैं शक्कर, है ना। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा हुआ है रे मुन्ना, देखना। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? गुलदाउदी हो जाएगा, गुलदाउदी। गुलदाउदी जो है, ये गुलदाउदी जो है ना, इसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल को कम से कम आपको अच्छे से लर्न करके रखना है ना। एक हो जाएगा गुलदाउदी और एक हो जाएगा पुदीना, दोनों रखना, गुलदाउदी और पुदीना, है ना। पुदीना को बोलते हैं मिंट, पुदीना लिखे हैं पुदीना, है ना। जो बोलते हैं गाना गाते हैं ना, ले लो पुदीना, वही बोला, मिंट बोलते हैं इसको, मिंट। और गुलदाउदी को बोलते हैं क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी को क्या बोलते हैं? क्रिसैंथेमम। और पुदीना को मिंट बोलते हैं, मिंट। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है यहाँ से, अर्धवार्षिकीय तना से, ठीक है। चलिए, जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं उतना एग्जाम्पल हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया अर्धवायवीय तना है, ये हो गया कौन? अर्धवायवीय तना। और एक और बच गया है जिसको बोलते हैं, मतलब कि तना, वायवीय तना, मतलब कि तना जो रहेगा ना वायु में। जैसे आप देखते होंगे आप आम में, जैसे देखते होंगे महुआ में, देखते होंगे जामुन में, इस समय स्टेम कहाँ रहता है? अमरूद वगैरह में स्टेम कहाँ रहता है? हवा में रहता है, बाहर में रहता है, मतलब कि मिट्टी की सतह से ऊपर रहता है ना। उसी एग्जाम्पल करेंगे अब यहाँ पे नेक्स्ट में। देखो इसका नाम क्या देंगे? वायवीय तना। इसको बोलते हैं एरियल स्टेम, वायवीय तना। तना का ही कर रहे हैं, ये तना का ही कर रहे हैं, है ना। पहले किए कौन? भूमिगत तना, दूसरा किए अर्धवायवीय तना, अब आ गया वायवीय तना, है ना। अब देखो वायवीय तना का एग्जाम्पल करते हैं। वायवीय तना का फर्स्ट का नंबर करते हैं एक, है ना। देखो वायवीय तना में जो है ना मुन्ना, ये क्या है? अगर कभी देखा होगा तुम लोग, गन्ना जो होता है इस तरह से होता है ना। यहाँ पे इसका रूट रहेगा, जड़ रहेगा, है ना। और गन्ना को कभी गौर से देखना, कुछ दूर दूर पर ना इसका नोड रहता है, नोड, इसको बोलते हैं नोड। और यहाँ पे उसका पत्ती रहेगा इस तरह से, पत्ती रहेगा इस तरह से, है ना। इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं रे, नोड बोलते हैं। हिंदी में गांठ बोलते हैं इसी को, गांठ। जैसे बांस में दिखता होगा, बांस में भी ऐसा ही दिखता है, मक्का में देखते होंगे ऐसा ही दिखता होगा, है ना। तो ये क्या है? नोड है, गांठ है ना। नोड लिखे हैं, नोड है, ये गांठ है इसको, है ना। इसको बोलते हैं क्या? गांठ, है ना। इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। इसको बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं इंटरनोड, है ना। चलिए देखिए, अब क्या होता है ना, गन्ना के इसी भाग के काट के, ये क्या है? स्टेम है, ये क्या है? आपका स्टेम है ना। और वायु में है,
बाइबिया स्टेम। इसी का भाग ये वाला भाग है, इस गांठ को काट के और कहीं पे मिट्टी में लगा दो, है ना। गन्ना के जो गांठ दिख रहा है, जो नोट दिख रहा है, इसके भाग के काट को और मिट्टी में लगा दो। ये क्या करेगा, नया पौधा बना लेगा, है ना। तो ये कहाँ है, वायु में है, तो इसको बोलते हैं वायवीय तना। तो याद रखना, वायवीय तना का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, गन्ना, शुगर केन। ठीक है, यहाँ से याद रखना, यह जगह कौन, गन्ना। ठीक है, एक हो गया। दूसरा आइए, एक एग्जाम्पल होगा, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसको बोलते हैं क्या, अगेव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, अगेव बोलते हैं, अगेव बोलते हैं, अगेव। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में इसका फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगेव कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो कि एक अगेव का पौधा है ना। क्या है, अगेव का एक पौधा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ करते हैं। अगेव का एक पौधा है, इसमें क्या होगा, ये निकला इसका स्टेम, स्टेम है ये, है ना। और स्टेम कई भाग में बढ़ जाएगा, कई ब्रांचों में बढ़ जाएगा, अगला ब्रांच में बढ़ गया, है ना। अब जैसे ये स्टेम है ना, तो यहाँ पे निकले स्टेम के, यहाँ पे पत्ती फूल वगैरह रहता है स्टेम में। स्टेम से ही, जैसे मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम से ही एक निकलता है इस तरह का रचना। स्टेम से ही एक निकलता है क्या, रचना निकलता है ना। और इस रचना को बोला जाता है बुलबिल। क्या बोलते हैं इस रचना को, बुलबिल बोलते हैं। कभी भी इसका नाम मत भूलना, इसको क्या बोलते हैं, बुलबिल बोलते हैं इसको, है ना। और यही बुलबिल आगे चल के एक नया पौधा बना लेता है, नया पौधा बन जाता है ना। और यह रचना किस में होता है, अगेव में होता है। अगेव का पौधा ऐसे भी होता है, देखो कभी अगर तुम लोग देखा होगा इस तरह से, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। एनसीईआरटी में ये दिखा हुआ ऐसे, है ना। तो इस भाग को यहाँ पे बन जाता है क्या, इस भाग को बोल सकते हैं आप क्या, बुलबिल। यही भाग को काट के अलग कर देने पर नया पौधा बन जाता है ना। तो ये होता है किसमें, अगेव में होता है, अगेव में। ठीक है, अगेव में क्या अगर सवाल पूछ दिया ना आपसे कि बुलबिल द्वारा जनन कौन करता है, तो क्या बोलना, अगेव। और वायवीय तना का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, तो गन्ना और अगेव दोनों, है ना। अगेव, गन्ना और अगेव दोनों। अगेव को ही रामबास भी कहते हैं, हिंदी में अगेव को क्या कहते हैं, रामबास कहते हैं हिंदी में अगेव को। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका वायवीय तना। और अब करते हैं, ये हो गया तना खत्म, तना इतना ही है ना। और अब एक लास्ट जो बच गया वो है पत्ती। पत्ती द्वारा जनन कौन करता है ना। लास्ट टॉपिक बच गया है आपका कौन, पत्ती वाला, है ना। देखो यहाँ पे लिखे होंगे हम क्या, पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे, पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे, है ना। ये हो जाएगा पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे, कौन जाएगा, पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे। ठीक है, तो ये करें। हाँ देखो, अब पत्ती से जनन कौन करता है, तो सुनिए, देखो यहाँ पे एक पत्ती का एग्जाम्पल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल इतना बार पूछा हुआ ना, इतना बार पूछा हुआ है कि आपको मतलब हर हाल में याद रखना है ना। कौन है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जो है ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब तुम लोग को लगेगा ये क्या आ गया है वाला चट्टा, ये कौन सा वर्ड है। हाँ सही बात है, आपके एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है, आप पढ़ना इसको, देखना गौर से, है ना। इसी को बोलते हैं ब्रायोफिल्म। इसी को बोलते हैं क्या, ब्रायोफिल्म, है ना। सॉरी, हाँ ब्रायोफिल्म बोलते हैं इसको, है ना। नाम रखना, क्या इसको बोलते हैं, ब्रायोफिल्म, है ना। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, पता चलता है। इसको बोलते हैं हिंदी में पता चलता है, इंग्लिश में ब्रायोफिल्म। ये कैसे होता है सर, तो ये देखो ऐसे होता है, जैसे ये क्या है, स्टेम है। स्टेम इसका ऐसे रहता है, इस टाइप का रहता है स्टेम, चौड़ा रहता है, चौड़ा, है ना। और इसी के साइड में क्या होता है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इस तरह से बर्ड निकल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से बर्ड निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या निकल जाता है, बर्ड निकल जाता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
है ना, और बीच में पौधे के पत्ती के बीच वाला भाग में भी, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे निकल जाता है इसका कलिका, इसको बोलते हैं क्या, कलिका, है ना। और इसी पत्ते को यहाँ से जैसे इस भाग को काट के अलग कर देंगे, नया लगा देंगे ना मिट्टी में, इसको लगा देंगे ना, रख देंगे ना इस कलिका को, इसको, तो नया पौधा बन जाएगा, नया ब्रायोफिलम तैयार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल पता चलता है इसका क्या क्या है। अच्छा, ये जनन देखो किसे कर रहा है, पत्ती से कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे, है ना। इसका एग्जाम्पल हमेशा और हमेशा आपको दिमाग में बैठा के रखना है ना। इसको बोलते हैं क्या, पत्रकलिका। क्या बोलते हैं इसको, पत्रकलिका बोलते हैं, पत्रकलिका। पत्र मतलब क्या होता है, पत्ती, और कलिका इसमें निकल रहा है, ध्यान से सुनो, पत्र मतलब पत्ती और कलिका इसमें निकल रहा है, तो पत्रकलिका का एग्जाम्पल कौन जगह, पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम। अगर कभी पत्रकलिका आ जाए तो करना क्या, ब्रायोफिलम। अच्छा एक बात और सुनना, बताना भूल गए पीछे में, अगर रहे पत्रकलिका तो हो जाएगा ब्रायोफिलम, और अगर रहे पत्र पर कलिका रहेगा तो उसका एग्जाम्पल करना अगेब। कौन, अगेब, है ना। पत्र कलिका रहेगा तो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम, और पत्र पर कलिका रहेगा तो अगेब हो जाएगा। बुलबिल को पत्र पर कलिका भी कहते हैं, बुलबिल को पत्र पर कलिका भी कहते हैं, ध्यान से सुन लेना। बुलबुल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पत्र पर कलिका, ऐसे उसको लिखल रहेगा। क्या लिखल रहेगा यहाँ पे, पत्र पर कलिका, तो पत्र पर कलिका कौन हो जाएगा, अगेब, कौन हो जाएगा, अगेब। और पत्र कलिका रहेगा तो ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा, ठीक है। यहाँ से ये दोनों बात कम से कम याद रखना जरूरी है ना। इसी का एक एग्जाम्पल है, पत्थर चट्टा का ही पत्र कलिका का एग्जाम्पल लेकर है कलंचू वर्टिसेटा। इसका एग्जाम्पल कौन है, कलंचू वर्टिसेटा, पत्थर चट्टा और कलंचू वर्टिसेटा, दोनों इसका एग्जाम्पल है पत्र कलिका का। और पत्र पर कलिका का कौन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बुलबिल का अगेब, ठीक है। इतना बात आपको हर हाल में याद रखना है, इतना बात क्या रखना है, आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ऑल लिंग जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी बात कर चुके हैं वो यहाँ तक खत्म है, लेकिन एनसीईआरटी लास्ट में एक बात और कहता है, वो क्या है, वो कहता है ना कि इसे शैवाल और कवक, मुख्य रूप से किसका जिक्र किया है, शैवाल और कवक के। शैवाल और कवक के बारे में कहता है कि चलो सही बात है कि विपरीत परिस्थिति में ये करता है क्या, अलिंगन करता है, लेकिन जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति मिलता है ना तो ये करता है क्या, लैंगिक जनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखता है एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन लिख के आए हैं हम आपके लिए, क्या है देखो, शैवाल तथा कवक में, किसमें, शैवाल तथा कवक को स्पेशली नोट किया है ना, दोनों बता चुके हैं। शैवाल और कवक अलिंगन जनन करता है कौन, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन जो बोलते हैं, बीजाणु जनन टाइप से करता है जनन, ये बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, जाकर देख लो, है ना, पीछे करके, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शैवाल तथा कवक में सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, अलिंगन होता है, मतलब कि जनरली जो होगा वो क्या होगा, अलिंगन जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में, जब इसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होगी, मतलब उसको बोलते हैं क्या, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, ये लैंगिक जनन भी करता है, मतलब कि सामान्य स्थिति में क्या करेगा, अलैंगिक, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करेगा, लैंगिक जनन करने की क्षमता भी रखता है, ठीक है। अब देखो क्या आगे लिखे हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में बने जायगोट। अच्छा, लैंगिक जनन में क्या होता है, बनता है गैमीट, फिर बनता है क्या, जायगोट। तो लैंगिक जनन में बना जायगोट विपरीत परिस्थिति में सुषुप्तावस्था में रहता है, विपरीत परिस्थिति में क्या रहेगा, सुतल रहेगा, सुषुप्तावस्था मतलब जिसमें अंकुरन नहीं होता है उसको बोलते हैं क्या, सुषुप्तावस्था बोलते हैं ना। तो विपरीत परिस्थिति में क्या रहेगा, सुषुप्तावस्था में रहेगा, और अनुकूल परिस्थिति जैसे ही उसको मिलेगा, ऐसे कंडीशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति होने पर यह वृद्धि करके नए जीव को जन्म देता है ना, कौन, शैवाल तथा कवक। तो ये बातें यहाँ से रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शैवाल और कवक जो है सिर्फ और सिर्फ अलिंगन जनन ही करता है, यह लैंगिक जनन भी कर सकता है ना। और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको अलग से लिखा हुआ है।
तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हम बात करेंगे लैंग जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।